हेलो एवरीवन, ह्यूज वेलकम टू माय चैनल। 14 वीडियो कवर करने जा रहे हैं आज हम एमएच एब्राहम्स की टर्म्स का। मेलाप्रॉपिज्म, मेटोनमी, ऐसे बहुत से टर्म्स हम आज कवर करेंगे जो कि एग्जाम्स में बहुत रेगुलर आते हैं आपको। ये सभी टर्म्स मैंने बिल्कुल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से करवाए हैं आपको, और वीडियो के एंड में कुछ एमसीक्यूज भी हैं जो कि आपको काफी सपोर्ट करेंगे अपनी प्रिपरेशंस के लिए। आज हम ये टॉपिक्स कवर करने जा रहे हैं। वैसे तो हमारी पूरी बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप जानते ही हैं, लेकिन बाय चांस आज हमारे हिस्से में जो भी टर्म्स आई हैं, जक्सटपोजिशन, केनिंग, कांस्टेल रोमन, लॉन्ग एंड पैरोल, लाइटॉट्स, लॉस्ट जेनरेशन, मेलाप्रॉपिज्म, मेटालिप्सिस, मेटाफर, मेटोनमी, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं ये। और आई कैन अश्योर यू कि इसमें से एक क्वेश्चन आपको जरूर आएगा, तो ध्यान से देखिए। इस वीडियो को देखने के बाद आपके +4 मार्क्स हो जाएंगे अपने CUET एग्जाम में फॉर श्योर। इसके अलावा अगर आप कवर करेंगे हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर, जिसके 13 वीडियोस हैं, एक मॉक टेस्ट सीरीज जिसमें 36 वीडियोस अभी हैं और भी ऐड हो जाएंगे इन फ्यूचर, और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स एमएच एब्राहम्स की ये प्लेलिस्ट जो हम कवर कर रहे हैं। तो ये भी आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन है। साथ ही साथ अगर आप क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लेते हैं तो दैट विल बी अ श्योर शॉट थिंग कि आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा, क्योंकि क्लासेस में हम बहुत ही रेगुलर एमसीक्यूज प्रैक्टिस भी करेंगे, पीडीएफ भी होंगी डेली टॉपिक्स की। तो वो आपके लिए बहुत ही एडेड एडवांटेज होगा। साथ ही साथ मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप ये टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन करें, जहां पर थोड़े रेगुलर टिप्स एंड ट्रिक्स मिलते रहेंगे, स्पेसिफिकली ड्यूरिंग द लास्ट वीक ऑफ एग्जाम। तो जल्दी से ये चैनल भी ज्वाइन करिए, जिससे कि आपको प्रिपरेशन के लिए टिप्स मिलते रहें। तो फर्स्ट हम देखते हैं जक्सटापोजिशन। हर टर्म को हम एग्जाम्पल्स के साथ और डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ समझ रहे हैं। जक्सटापोजिशन का मतलब है दो ऐसी चीजें जो आपस में कॉन्ट्रास्ट कर सकती हैं, कंपैरेबल हैं, उनका किसी लिटरेरी एलिमेंट का पार्ट होना। इट कैन इवन बी द टू फेसेस ऑफ अ सेम पर्सन। एक सेम इंसान की अगर पर्सनालिटी की दो साइड्स हैं, वो भी जक्सटापोजिशन है। विलेन वर्सेस हीरो है, वो भी जक्सटापोजिशन है, राइट। तो जक्सटापोजिशन का पर्पस क्या होता है? डिफरेंसेस को हाईलाइट करके कॉन्ट्रास्ट को एम्फेसाइज करना। जक्सटापोजिशन की वजह से ही स्टोरी में एक टेंशन आती है पीक पॉइंट की, और उसके बाद उसका सोल्यूशन शुरू होता है। जैसे देयर वाज हैमलेट, तो प्रिंस हैमलेट के कॉन्ट्रास्ट में थे क्लॉडियस। प्रिंस हैमलेट की लाइफ में अगर क्लॉडियस जैसा कोई पर्सन होता ही नहीं, तो द स्टोरी वुड हैव बीन वेरी प्लेन एंड मोनोटोनस। ओथेलो की लाइफ में इएगो नहीं होते, मोनोटोनस। तो हमें कॉन्ट्रास्ट की जरूरत होती है। दैट कैन बी द इनर कॉन्ट्रास्ट, दैट कैन बी द एक्सटर्नल कॉन्ट्रास्ट। तो देखिए, फ्रैंकेनस्टाइन बाय मेरी शेली, क्रीचर की अपीयरेंस और उनकी स्पीच आपस में कॉन्ट्रास्टिंग थे। वो क्रीचर तो बड़ा हॉरिबल सा दिखता था देखने में, जिस तरीके से हमारे विक्टर जी ने क्रिएट किया था उन्हें। द क्रीचर तो फिजिकली मॉन्स्ट्रस, बहुत ही एलिगेंट लैंग्वेज में बात करते हैं, फॉर्मल मैनर में, क्योंकि उन्होंने पैराडाइज लॉस्ट और इसके जैसी कुछ और किताबों से सिविलाइजेशन सीखी। लेकिन जो उनका लुक है, टेरिफाइंग, वो उनकी इंटेलिजेंस पर भारी पड़ गया एंड ही वॉज रिजेक्टेड बाय सोसाइटी। तो उनके लुक वर्सेस स्पीच, दैट इज एन एलिमेंट ऑफ जक्सटापोजिशन। इसी नॉवेल की बात करें तो विक्टर का क्रिएशन, विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन का क्रिएशन और क्रीचर का रिवेंज। विक्टर ने तो उन्हें बनाया था और उन्हीं से उन्हें रिवेंज लेना था। ऑल्दो आई नो कि आप सब जानते हैं क्या क्या कंडीशन रही उस रिवेंज की। सो द क्रीचर सीक्स रिवेंज फॉर बीइंग स्कॉन्ड, बीइंग हेटेड, बीइंग डिस्कार्डेड। विक्टर बड़े रेकलेस थे, बड़े केयरलेस थे कि मुझे एक लाइफ क्रिएट करनी है, लेकिन उसके बाद विक्टर का खुद का ही बिहेवियर अपने आप में एक जक्सटापोजिशन है। ही वांटेड टू क्रिएट अ लाइफ, बट ही कुड नॉट हैंडल दैट लाइफ आफ्टर क्रिएटिंग इट। तो ये कॉन्ट्रास्ट, इतना कॉन्ट्रास्ट था विक्टर में और मॉन्स्टर में, कि लोग क्वेश्चन करते हैं आज तक भी कि रियल मॉन्स्टर था कौन।
द एक्चुअल मॉन्स्टर जिसको हम मॉन्स्टर कहते हैं, और द विलेन ऑफ दिस नॉवेल वाज विक्टर। जक्सटापोजिशन का एक और अच्छा एग्जाम्पल है डॉक्टर फॉस्टर्स का ही इनर कॉन्फ्लिक्ट इन द फॉर्म ऑफ गुड एंजल एंड बैड एंजल। अपने आप से कई बार वो बात करते हैं ना कि शुड आई गो फॉर दिस 24 years of enjoyment in exchange for my soul or not। तो वो उनका जो इनर कॉन्फ्लिक्ट था वो अपने आप में एक जक्सटापोजिशन है। नेक्स्ट टर्म इज केनिंग। मैं आप लोगों को अप्रोक्सीमेटली 180 टोटल टर्म्स कवर करवाऊंगी यहाँ पर। तो बहुत सी टर्म्स तो हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं एंड फ्यू मोर वी आर गोइंग टू कवर। तो केनिंग एक फिगरेटिव एक्सप्रेशन है, एक कंपाउंड वर्ड है जो कि एक कॉमन नाउन को सिंगल वर्ड को रिप्लेस करता है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से। राइट बहुत ही पोएटिक वे में बनाया गया होता है ये वर्ड, जैसे कि सी को हम कई बार कहते हैं वेल रोड। इट इज रेफर टू एज वेल रोड इन दिस पोएट्री बियोवल्फ। तो वेल के जाने का एक रास्ता है ना, तो सी इज रेफर टू एज वेल रोड, अ क्रिएटिव वे ऑफ डिस्क्राइबिंग द सी। पर्पस क्या होता है केनिंग का? एक विविडनेस, इंटरेस्टिंग डिस्क्रिप्शन हमें मिल जाती है, बड़ी ही इमेजिनेटिव और कलरफुल। कुछ और एग्जाम्पल्स की हेल्प से भी समझते हैं, जैसे कि डॉग, पोस्टमैन चेजर, हमारी इमेजिनेशन इस्तेमाल हुई ना। द सन, स्काई कैंडल, हमारी इमेजिनेशन दोबारा इस्तेमाल हुई। स्नो को बोला जाता है विंटर ब्लैंकेट, तो ये भी हम इमेजिन करेंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल फाइंड कि केनिंग वर्ड्स जो है ना आपकी इमेजिनेशन को इवोक करते हैं। क्विंस्टल रोमान की बात करते हैं। अब डेफिनेशन देखते हैं पहले। बिल्डिंग्स रोमन का ही एक सब पार्ट है ये। बिल्डिंग्स रोमन में हम कहते हैं कि एक पर्सन को अपने लाइफ का एहसास हो गया, द पर्सन हैज बिकम मैच्योर, इट इज अ कमिंग ऑफ एज नॉवेल। क्विंस्टल रोमान उसी का एक सब पार्ट, ये भी कमिंग ऑफ एज है, बट इट इज कमिंग ऑफ एज स्पेसिफिकली ऑफ एन आर्टिस्ट। इट कैन बी अ पेंटर, इट कैन बी अ राइटर। तो focuses on the growth of artist, painter, musician, poet, novelist, any sort of writer or artist। अपनी डेवलपमेंट को, अपनी टैलेंट को रियलाइज करता है एक हमारा सेंट्रल कैरेक्टर। अपनी स्टेजेस ऑफ लाइफ के थ्रू ही कम्स टू नो कि मुझे एक्चुअल में लाइफ में चाहिए क्या। पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज ए यंग मैन बाय जेम्स जॉयस काफी अच्छा एग्जाम्पल है। Dr. Faustus, not by Christopher Marlowe, but the novel by Thomas Mann, that is also really good example। तो पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट को आप जानते ही हैं, स्टीफन डेडलेस की स्टोरी है। एक बॉय जो कि आयरलैंड में ग्रो हुआ, एन इमेजिनरी लाइफ 1978 का नॉवेला है बाय डेविड मेलॉफ, एंड इट ऑल्सो टेल्स द स्टोरी ऑफ रोमन पोएट ओविड। ओविड के उनके एग्जाइल के टाइम में क्या लाइफ रही, कैसे उन्हें अपनी आर्टिस्ट्री का रियलाइजेशन हुआ, दैट इज टोल्ड। तो ओविड जी के बारे में है ये, एंड डॉक्टर फॉस्ट को शेप अप करने के बारे में है थॉमस मैन, डॉक्टर फॉस्टर्स। लॉन्ग एंड पैरोल इज अ कॉन्सेप्ट गिवन बाय फर्डिनेंड डी सिस्योर, जो कि हमें बताता है कि लैंग्वेज किस तरीके से फंक्शन करती है। हमें लैंग्वेज के जो लैंग्वेज अभी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं बोलने के लिए, आप समझने के लिए, ग्रामर, सिंटेक्स, फोनोलॉजी, राइट। तो हम लोग अपनी लैंग्वेज की ग्रामर जानते हैं, चाहे हिंदी है, चाहे इंग्लिश है, चाहे और कोई रीजनल लैंग्वेज है, किस तरीके से उसका लिखने का वे है, क्या उसके साउंड सिस्टम है, वी नो, राइट। दिस इज द अल्फाबेट जिसको हमें ड प्रोनाउंस करना होता है, वी नो दैट। लेकिन हम कितना उसको सही या गलत प्रोनाउंस कर रहे हैं, दैट इज व्हाट वी कॉल पैरोल। तो फर्डिनेंड डी सिस्योर जी ने ये दो टर्म्स हमें प्रोवाइड की, लॉन्ग एंड पैरोल। तो एक्चुअल एक्ट ऑफ यूज ऑफ लैंग्वेज इन स्पीच और इन राइटिंग, हमारे जो भी इंडिविजुअल चॉइसेस या सोशल कॉन्टेक्स्ट है और आज तक की जो लर्निंग है, उसके बेस पर हम लैंग्वेज को किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, दैट इज पैरोल। एंड टू नो द रूल्स ऑफ द लैंग्वेज, द सिस्टम ऑफ द रूल्स एंड कन्वेंशंस इन अ लैंग्वेज, दैट इज लॉन्ग। तो लॉन्ग एक कलेक्टिव स्ट्रक्चर है लैंग्वेज का, जो हमें पता होता है, सबको पता होता है कि दिस इज द रूल।
बट नॉट नेसेसरी कि हर कोई बिल्कुल सिमिलर तरीके से इस्तेमाल कर पाए। लॉन्ग विल रिमेन सेम फॉर एवरीवन। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस में एस या ईएस लगाया जाता है, दैट एवरीबडी नोज। लेकिन कई बार कई लोग इस्तेमाल करते हुए भूल सकते हैं सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, हमें पता है सभी रूल्स, बट इस्तेमाल करते हुए कंटेक्स्ट डिफरेंट हो जाता है, तो वहां पर कई बार इंडिविजुअल एक्सप्रेशन आ जाता है हमारा, एंड दैट इज व्हाट वी कॉल प्रोल। तो ऐसे समझते हैं, लॉन्ग refers to abstract system of rules and parole refers to actual use of language, speech or writing. Exists independently of any individual speaker. Rule will be rule, है ना। लेकिन parole जहाँ पर बोलने की बात आती है, इस्तेमाल करने की बात आती है, वहाँ पर पर्सनल चॉइसेस, सोशल कंटेक्स्ट, इमोशंस, ये सब कुछ इंक्लूड होते हैं। कलेक्टिव रूल्स आर अंडरस्टूड बाय कम्युनिटी ऑफ स्पीकर। सब लोग समझते हैं उन रूल्स को इन द सेम वे, लेकिन इंडिविजुअल एक्सप्रेशन रियल लाइफ सिचुएशन में डिफरेंट हो जाता है। लॉन्ग इज फिक्स्ड एंड अनचेंजिंग, ग्रामर, सिंटेक्स, फोनोलॉजी, लेकिन पेरोल इज डायनेमिक। हर इंसान अलग अलग तरीके से बात करता है, स्पीकिंग, राइटिंग, सिंगिंग, किसी भी तरीके की बात हो, और इवन व्हेन वी आर गिविंग द जेस्चर्स, बॉडी लैंग्वेज भी सबकी अलग अलग होती है। लाइटॉट्स, लीटॉट्स, लाइटोटीज, बहुत सी प्रोनाउंसिएशंस हैं इस टर्म की। हम लाइटॉट्स के साथ चलते हैं। लाइटॉट्स एक फिगर ऑफ स्पीच जहां पर नेगेटिव एक्सप्रेशन इस तरीके से दिया जाता है कि आप थोड़े से एफर्मेटिव हैं, आई मीन अच्छे से बुराई नहीं कर रहे हैं किसी चीज की, ऑल्दो आपको बहुत अच्छी नहीं लगी, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा एक्सप्रेशन दिया जाता है लाइटॉट्स में। इट इज नॉट बैड, आपसे कोई पूछे खाना कैसा बना है, आप गुड नहीं कहना चाहेंगे, आपकी ईगो हर्ट हो जाएगी वहां पर, लेकिन नॉट बैड बोल देंगे। नॉट रॉकेट साइंस, जब हम बोलते हैं ना किसी चीज को, इंस्टेड ऑफ सेइंग इट्स इजी, ही इज नॉट एज यंग एज ही यूज्ड टू बी, ही इज ओल्ड नहीं बोल रहे हैं, बहुत नेगेटिव लगेगा, उसकी जगह हम बोलेंगे ही इज नॉट एज यंग एज ही यूज्ड टू बी। तो अपने मैसेज को थोड़ा सा इनडायरेक्टली प्रोवाइड करना, थोड़ा सा सॉफ्टन करके एक स्टेटमेंट का डाउन प्ले करना, दैट इज व्हाट लाइटॉट्स इज। नेक्स्ट टर्म इज लॉस्ट जेनरेशन। मैं आपसे एमसीक्यूज भी पूछूंगी इन द एंड ऑफ द वीडियो एंड यू शुड आंसर इन कमेंट। लॉस्ट जेनरेशन एक ग्रुप था अमेरिकन राइटर्स का, जो कि कमिंग ऑफ एज ग्रुप था, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद बहुत प्रोमिनेंट हो गया 1920s में। वॉर के जो डिसइल्यूशन इम्पैक्ट्स आए थे राइटर्स पर, सोसाइटी पर, उन सभी इम्पैक्ट्स को कंबाइन करते हुए एक राइटर ग्रुप ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गया था। मेंबर्स की बात करें तो अर्नेस्ट हेमिंगवे, फिट्जजेरल्ड, गर्ट्रूड स्टेन, जिन्होंने ये टर्म कॉइन किया था और हेमिंगवे ने पॉपुलराइज किया था, जॉन डॉस पेसोस। तो ये सभी नाम आपको याद रखने हैं, ऑड वन आउट में इस तरीके के क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। हु कॉइन्ड द टर्म आ सकता है, हु वाज अ मेंबर, हु वाज नॉट अ मेंबर, ईयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। मेलाप्रोपिज्म, मेलाप्रोपिज्म एक मिस्टेकन यूज है किसी भी वर्ड का जो साउंड सिमिलर करता है लेकिन एक डिफरेंट मीनिंग क्रिएट हो जाता है, ऑफन विद अ ह्यूमरस इम्पैक्ट। ही इज द pineapple of politeness instead of saying pinnacle. The Rivals by Richard Sheridan is very popular for malapropism because there was a character Mrs. Malaprop, जहां से ये टर्म आई है धीरे धीरे, जो कि काफी मिसप्रोनाउंस करती हैं अपने वर्ड्स को। तो मेलाप्रोपिज्म जनरली कॉमेडिक इफेक्ट देने के लिए स्टोरी में इंक्लूड किए जाते हैं। तो इस तरीके का एक मिसप्रोनाउंसिएशन कैन बी द एग्जांपल ऑफ मेलाप्रोपिज्म। ही विल dissolve the mystery, it should not be dissolved, it should be resolved. अब समझते हैं मेटालेप्सिस को। मेटालेप्सिस होता है कि कोई ऑलरेडी फेमस वर्ड या फ्रेज को और ज्यादा कॉम्प्लिकेट बनाकर किसी सेंटेंस में अनएक्सपेक्टेड वे में इस्तेमाल करना। अगर कोई इंसान बहुत देर से सोकर उठता है और हम उसको कहना चाहते हैं कि जल्दी उठा करो, वी जस्ट से हिम यू शुड गेट अप अर्ली बिकॉज अर्ली बर्ड कैचेस द वर्म। लेकिन हम डायरेक्टली बोल रहे हैं कि आई हैव गॉट टू कैच द वर्म टुमारो, राइट। एक और एग्जाम्पल, डाउन द रैबिट होल, इसका मतलब है टू गेट कॉट इन समथिंग और एंड अप इन अ स्ट्रेंज
non-likable situation. He has been rescued from the rabbit hole. अगर किसी को नहीं पता कि rabbit hole का phrasal meaning क्या है, तो that person will not be able to understand because metalepsis terms को थोड़ा सा और complicate कर देता है. I'm going to break a leg. राइट, आई एम गोइंग टू ब्रेक अ लेग का मतलब कोई सच में समझ सकता है कि सच में पैर तोड़वाने के लिए जा रहे हैं, बट इट डजंट मीन दैट. इट मीन्स कि यू आर गोइंग टू गिव अ गुड परफॉर्मेंस. तो डायरेक्टली यूज करना, अदरवाइज गो एंड ब्रेक अ लेग वी सी ना टू विश समवन गुड लक, लेकिन अपने लिए ही वो सेंटेंस में इस्तेमाल करना, दैट विल बी कॉल्ड मेटालेप्सिस. मेटाफर इज क्वाइट अ सिंपल लिटरेरी डिवाइस. आई नो कि आप में से बहुत लोग जानते ही हैं. एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच जिसमें इनडायरेक्ट रेफरेंस होता है, कंपैरिजन होता है एक एंटिटी का दूसरी एंटिटी के साथ बिकॉज ऑफ सम सिमिलैरिटी. ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज एंड ऑल द मेन एंड वुमेन मेरली प्लेयर्स. एज यू लाइक इट की बहुत ही पॉपुलर लाइन है. पूरी दुनिया को स्टेज बताया गया, पूरी दुनिया के लोगों को प्लेयर्स या एक्टर्स बताया गया है. तो रिलेशनशिप है और क्यों है, दैट ऑल ऑफ अस डू नो कि पूरी दुनिया एक ऐसी जगह है जहां से हर किसी को जाना ही है. काइंड ऑफ अ स्टेज. स्टेज से जैसे एक्टर्स परफॉर्म करके चले जाते हैं, उसी तरीके से पूरी दुनिया को हमें एक स्टेज ही मानना पड़ेगा. तो मेटाफर एक तरीके की इमेजरी क्रिएट करता है, एक नई इंसाइट लाता है, हमें एक नया व्यू पॉइंट दिखाता है किसी भी एंटिटी को लेकर. इट कैन बी अ ह्यूमन बीइंग, इट कैन बी एन ऑब्जेक्ट. मेटाफर सिमिली में किसी को कंफ्यूजन है तो आई होप कि अब से नहीं होगी. सिमिली में लाइक या एज लगाकर किसी एंटिटी को कंपेयर किया जाता है. जैसे कि आप किसी को बोले यू केम इन लाइक अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर. यू आर अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर, दैट इज मेटाफर. You are a doll, that is a metaphor. You are like a doll, that is a simile. तो यहाँ like और as और यहाँ पर like और as नहीं. That's the only difference. Next is metonymy. Metonymy में हम comparison करते हैं, लेकिन in such a way that something is substituted with something else closely associated with it, not a part of it. वो सिनेक्डॉकी होगा जो कि आने वाले वीडियोस में हम कवर करेंगे. अभी मेटोनिमी की बात करते हैं. द व्हाइट हाउस इशूड अ स्टेटमेंट. इट इज नॉट एक्चुअली व्हाइट हाउस, इट विल बी सम ऑफिशियल, सम पॉलिटिशियंस, अ प्रेसिडेंट. उसने इशू की होगी ना स्टेटमेंट, व्हाइट हाउस ने नहीं. जैसे हम कहते हैं हॉलीवुड इज ऑब्सेस्ड विद रीमेक्स. पूरी फिल्म इंडस्ट्री के लोग, द पीपल ऑफ द फिल्म इंडस्ट्री, नॉट हॉलीवुड. हॉलीवुड अपने आप में कोई ह्यूमन बीइंग तो है नहीं. तो मेटोनिमी एक एसोसिएशन क्रिएट करता है, रिप्रेजेंट करता है एक लार्जर कॉन्सेप्ट को थ्रू अ रिलेटेड टर्म. जैसे हम यहाँ पर कह रहे हैं वी विल स्वीयर लॉयल्टी टू द क्राउन. तो क्राउन को हमें संभाल कर थोड़ा ही रखना है, हमें संभाल कर रखना है, लॉयल रहना है उन लोगों के लिए जिनके पास ये क्राउन है, राइट? जो कि राजा, रानी, प्रिंस, प्रिंसेस कहलाते हैं, दैट इज रॉयल्टी. तो रॉयल लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है उनका ये क्राउन. दैट इज व्हाट मेटोनिमी इज. अब आप सबके लिए एक छोटा सा MCQ जिसका आंसर आप मुझे कमेंट्स में प्रोवाइड करेंगे. Which literary device involves a compound expression often in the form of two-word metaphor, जो कि कंसेप्ट को इनडायरेक्टली रिप्रेजेंट करता है. मेटोनिमी, केनिंग, मेटालेप्सिस और कांस्टेल रोमन. तो इन सब में से बताइए मुझे कौन सा राइट आंसर है. You can join the online classes for all of these courses. CUET, GMI, IPU, Masters English के एंट्रेंस 2025 एग्जाम्स के लिए बैचेस चल रहे हैं. क्रैश कोर्स के JPSC के लिए, इंग्लिश लिटरेचर ऑप्शनल UPSC एग्जाम के लिए आप ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं. दिस इज दी व्हाट्सएप टू कॉन्टैक्ट एंड दिस इज दी टेलीग्राम लिंक टू कॉन्टैक्ट. तो इन दोनों लिंक्स पर आप चैट करके इंक्वायरी कर सकते हैं. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे. CUET PG एग्जाम आने ही वाला है. देखिए देखते ही देखते 13 मार्च आ जाएगा एंड यू डू नॉट नो कि आपका पर्टिकुलर सब्जेक्ट का एग्जाम किस दिन होगा.
इंग्लिश लिटरेचर कर रहे हैं तो आप ज्वाइन करिए मुझे, और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी, दैट आई कैन अश्योर यू, अगर आप डेडिकेटेडली वो सभी टास्क्स कंप्लीट करते हैं जो कि मैं आपको प्रोवाइड करती जाऊंगी।